आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें आएगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे कि गॉस लॉ क्या है, फिर उसके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं पर यूनिट एरिया से, उसको ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान के चलते हैं ये आपके पास में एक सरफेस है ऐसे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और सरफेस का ये आपका सरफेस वेक्टर है। ये एंगल कितना आपके पास में थीटा, एंगल कितना आपके पास में थीटा है, ठीक है ना। ये S वेक्टर है और ये आपके पास में क्या है E वेक्टर। तो जो आपका फ्लक्स होगा फाई, वो होगा ES cos थीटा के बराबर। इसके बराबर होगा ES cos थीटा के बराबर, और इसको लिख सकता हूं मैं फाई E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, ये जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। मतलब जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करते हैं अपन? यूनिट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन के बारे में बात करें इसकी की, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? a1 t1, और एरिया की डायमेंशन क्या होती है? l2। तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास में? m1 l3 a-1 t-3। ये किसकी डायमेंशन हो गई आपके पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन हो गई। अब जो आपका सरफेस है जरूरी नहीं छोटा हो, सरफेस मान लो बहुत बड़ा सरफेस है, एक लार्ज सरफेस है ऐसा, ठीक है। तो अपन इसके एक एक पॉइंट पे तो निकाल नहीं सकते, अपन क्या करते हैं छोटे से पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। मान लो अपन ये छोटे से पॉइंट एरिया के लिए निकाल लेते हैं, और फिर इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है ना। तो जो d फाई है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? E डॉट ds cos थीटा मिलेगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन, तो d फाई से हो जाएगा फाई इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, ठीक है। और जो भी सरफेस होती है वो आपकी क्लोज्ड सरफेस होगी, तो यहाँ पे लगा देंगे अपन सर्किल। ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी क्लोज्ड सरफेस को, और आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो E वेक्टर डॉट ds, ठीक है। अभी तक अपन ने किसके बारे में बात की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर एंगल है E और S के बीच में थीटा, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ES cos थीटा से, और ये स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपके पास में बहुत बड़ी सरफेस है तो अपन क्या करेंगे? छोटे से हिस्से का निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर देंगे ओवर द होल सरफेस। देन वी विल फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस, एंड द सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए अपन ने क्या लगा दिया? सर्किल लगा दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है? सरफेस S दिया हुआ है। आपसे पूछा फ्लक्स निकालो, सबसे इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो
न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 200 आई कैप प्लस 100 जे कैप, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप न्यूटन पर कूलम। और जो आपको सरफेस दिया है वो दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। आपको पूछा फ्लक्स निकालो, फाई इक्वल्स टू कितना होता है, ई डॉट एस होता है। ई की वैल्यू कितनी है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। एस आपको दिया हुआ है, एस की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। आई कैप वाली टर्म था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म है, जे कैप वाली। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15 1.5, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसको क्या ले सकते हैं अपन 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अपन ने रखा हुआ है एक सिलेंडर, और ऐसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बोला है कि टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आप प्रूव करके। तो एक सरफेस तो आपके पास में ये है S1, दूसरा सरफेस इधर से रिप्रेजेंट होगा, ये आपके पास में S2, और एक थर्ड सरफेस है वो इधर से रिप्रेजेंट होगा S3, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा। इस वाली सरफेस के लिए थीटा S1 के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो है 0 डिग्री, S2 के लिए थीटा की वैल्यू है -180, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा है यहाँ पे 180, और यहाँ पे थीटा है कितना 90। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, S1 भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया आपका 0। सेकंड केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और S2 इस वाली डायरेक्शन में, S2 इधर है, तो कितना हो गया, अपोजिट हो गया एक दूसरे के, तो 180। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और S3 अपवर्ड डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे अपन, देखो 5 EDS cos 0 प्लस EDS cos 180 प्लस EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये होता है 1, ये होता है -1 और ये होता है 0। तो कितना मिलेगा आपको 5 इक्वल्स टू ES, DS का इंटीग्रेशन हो जाएगा S, ये हो जाएगा -S और ये हो जाएगा 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया आपके पास में 0 के बराबर हो गया। थर्ड केस है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छा है। एक आपको यूनिफॉर्म रिंग दी हुई है, सर्कुलर रिंग, जिसकी रेडियस है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आपके पास में 5 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। और दूसरा उसने आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 5 इंटू 10 की पावर 5, ये गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। थीटा दिया आपको 30 डिग्री, थीटा कितना दिया आपको 30 डिग्री, कैलकुलेट करके बताओ फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू कितना होता है ES cos थीटा होता है, S सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। R आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, E कितना आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर 5, पाई कितना होता है 3.14, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1/2, सॉरी यहाँ पे थीटा कितना दिया 30 दिया हुआ है, गलत हो गया 13। देखो जो एंगल है वो दिया हुआ है उसने सरफेस का, और अपने को एंगल चाहिए सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा 90 में से,
तो थीटा की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी 90 माइनस 30 करके 60। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा cos 60 और इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है। तो 5 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/2 सोल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1.96 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? अब जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक सरफेस के लिए, मान लो आपके पास में बहुत बड़ी सरफेस है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दो टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक एक चार्ज को अपन काउंट कर सकते हैं, अपने को पता लगेगा कि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया है, एक कूलम्ब चार्ज कहाँ दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए हुए हैं ऐसे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में चार्ज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से हो सकता है, या होता है पूरी लाइन के लो, एक सरफेस एरिया के लो, या एक वॉल्यूम के लो। तो जब लाइन के अलोंग होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस के अलोंग होगा तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के अलोंग होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ वायर अलोंग द लेंथ ऑफ वायर कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो लैम्डा को अपन बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl। ठीक है, लेंथ के अलोंग बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर। सेकेंड आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिग्मा से, वो हो जाएगा dq अपॉन ds और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करेंगे रो से, रो इक्वल हो जाएगा dq अपॉन dv। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू q अपॉन n, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s एंड रो इक्वल टू q अपॉन v। यहां से आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो और आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गॉस लॉ। गॉस ने बोला फॉर ए क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्या बोला, गॉस लॉ। आपके पास में एक इमेजिनरी सरफेस है मान के चलो, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है, Q है। टोटल चार्ज कितना है, Q। तो गॉस ने बोला कि जो फ्लक्स होगा फाई वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा टोटल चार्ज का। समेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करा के टोटल चार्ज। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric flux over the closed imaginary surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। ठीक है, मतलब फाई इक्वल्स टू कितना क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज ऑफ Q। ठीक है, ये बात हो गई फर्स्ट। सिंस हमको पता है फाई इक्वल्स टू कितना होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds, E ds के बराबर होता है कि नहीं होता। हैंस हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू E ds इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
और ये जो सरफेस होती है इमेजिनरी सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। अब अपन इसके बाद बात करेंगे कि गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे अपन कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से। गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो अब कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से अपने को देखना है गॉस लॉ का प्रूफ। तो देखो भाई, सबसे इजी है तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ के बारे में बात करें तो अपन ने पढ़ा फाई इक्वल टू कितना होता है, EDS cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। अपन एक आइडियल केस की बात कर ले कि थीटा कितना हो जाता है आपका 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDS के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान के चलो कि जो सरफेस है वो स्फीयर, सरफेस क्या है आपके पास में, सरफेस स्फीयर, और उस स्फीयर की रेडियस है आपके पास में r। रेडियस कितनी आपके पास में r है, तो जो ds है स्फीयर का जो एरिया है वो कितना मिलेगा आपको, 4πr² मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता ही है आपको, E इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। यहाँ पे वैल्यूज रखें, रखो वैल्यूज। फाई इक्वल टू कितना हो गया, E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। 4π से 4π, r² से r²। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, Q/ε0। ये क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के प्रूफ में अपन ने क्या करा, एक इमेजिनरी सरफेस लिए जो कैसी स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस कितनी आपके पास में r है, ठीक है ना। और तो ds की वैल्यू कितनी होगी, 4πr²। E की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, Q/ε0। अब एग्जांपल नंबर देखो नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज है 7.6 माइक्रो कूलम का और स्फेरिकल सरफेस पे रखा हुआ है जिसकी रेडियस है 0.03 मीटर, और आपको बोला कि कैलकुलेट करो फ्लक्स को। देखो Q की वैल्यू कितनी है, 7.6 माइक्रो कूलम, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। फाई इक्वल टू कितना होता है, Q/ε0, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻6। ε0 की मैंने दो वैल्यूज बताई थी, आप कोई सी यूज कर लो, 8.85 इंटू 10⁻12। और जब आप 5 को सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। एक एग्जांपल में बात कर रहा था जिसके अंदर थीटा 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना, और वहां पे मैंने थीटा लिया हुआ था 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंगल है वहां उस एग्जांपल में जो एंगल था वो था बिटवीन प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बीच में था, प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक। और अपने को जो एंगल क्वेश्चन में चाहिए ये तो आपको गिवन है, और जो अपनी डिमांड थी, जो चाहिए था वो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच में, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कोई भी प्लेन से क्या होती है, नॉर्मल होती है ना। तो 90 डिग्री होना चाहिए, दिया हुआ कितना है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था, तो 90 में से अगर मैं उस 30 डिग्री के एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा फाई EDS cos 60। ई दिया हुआ था 5 इंटू 10⁵ πr² cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इससे आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे, तब आपका आंसर आएगा 1.96 इंटू 10³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो।